मैं वेलकम करती हूँ आपका नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज ये हमारी केमिस्ट्री की 26th क्लास है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। जो रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो कितने टाइप की होती हैं। अपनी क्लास में चलने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे HP टेट के बैच के बारे में। तो नीव इंस्टीट्यूट ने कमिंग जो नवंबर वाला टेट है उसकी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट करवा दी है। और हमने अपने HP टेट की तीनों स्ट्रीम्स आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन बैच में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए। नीव इंस्टीट्यूट में आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी क्लास बुक करवाइए। अब मैं आपको बता दूं कि नीव इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करने के लिए आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ आर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ क्लासेस के लिए रहता है। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो 1 वीक तक हम आपको फ्री पढ़ाएंगे, ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि क्या जो यहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है, कि क्या जो यहाँ पे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं आपके कोर्स से रिलेटेड, क्या उनसे उनसे रिलेटेड आपको नॉलेज मिल रही है, कि जो आपके टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कवर हो रहे हैं कि नहीं। इसलिए हमने जो है वो 1 वीक डेमो फ्री रखा है। 1 वीक तक आप जो है वो फ्री में जो है वो अपने कोर्स की पढ़ाई कीजिए, फिर एनालाइज करके ही एडमिशन लीजिए हमारी बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस में। इसके अलावा हमारे डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी रहता है। हमारी जो फीस रहेगी HP टेट की मैं बात करूं तो वो है 1999 रुपीज़। और इतने पैसों में भी हम जो है वो 20% डिस्काउंट दे रहे हैं BPL स्टूडेंट्स को। तो ये हमारा बहुत बड़ा एक बेनिफिट है BPL स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें 1999 रुपीज़ में भी जो है वो 20% जो है वो हम डिस्काउंट दे रहे हैं। HP टेट में मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन पढ़ाऊंगी। तो चलिए चलते हैं हमारी केमिस्ट्री की क्लास में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितने टाइप की हैं। तो मेनली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आइए डिटेल में हम इन 4 टाइप्स की जो है वो केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, आपको नाम बता रहा है। कम्बिनेशन रिएक्शन मतलब इसमें कुछ कंबाइन हो रहा है, ठीक है। तो कम्बिनेशन रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें जो है वो रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन करके जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो कम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। जब 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर जो है वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप बोलते हैं क्विकलाइम, प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका स्लेक्ड लाइम। देखिए ये जो फॉर्मूलेज हैं और नाम है ये आपको पता होने चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो जो वो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है आपका क्विक लाइम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका स्लेक्ड लाइम। ये मैं आपको पहले भी एक चैप्टर में बता चुकी हूँ। इसके अलावा जब ये रिएक्शन होती है तो एक हीट भी जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो कम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? द रिएक्शंस इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, तो वो होती हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए ये जो हमने एग्जाम्पल किया कि क्विक लाइम जो है वो वाटर के साथ मिलकर स्लेक्ड लाइम बनाता है और साथ में जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। आगे है अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज यूज्ड फॉर वाइल वाइट वॉशिंग द वॉल्स। ये जो स्लेक्ड लाइम है CaOH2, ठीक है, हमने घर में देखा हुआ है। हम कोई क्लाइम को जो है वो वाटर में मिलाते हैं, ठीक है, तो बुलबुले से आते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है और स्लेक्ट लाइम बनता है। ये जो स्लेक्ट लाइम है CaOH2, इसका यूज़ करते हैं हम दीवारों को वाइट वॉश करने के लिए, ठीक है। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या जो है दीवारों पे जो है वो पेंट कर देते हैं, उसको वाइट वॉश कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे जो है वो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जो है वो दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देता है जो शाइनी होती है। क्योंकि 2-3 दिन के बाद जब वाइट वॉश सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो हमें हमारी दीवारें शाइनी वाइट सी अपीयरेंस में आती हैं। तो है अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। तो वाइट वॉश करते हैं हम वॉल्स को, तो कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? तो दैट इज स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लेक्ड लाइम है उसी का जो है वो केमिकल फार्मूला है CaOH2 और उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंस होती है उसके साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देता है दीवार पर, ठीक है। तो उसके लिए ये रिएक्शन लिखी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और जब वो सूख जाता है तो जो हमें शाइनी और वाइट सी अपनी दीवारें दिखती हैं, दैट इज ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज आल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपसे पूछें कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल, तो दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। और हम वाइट वॉश करने के लिए कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं? वो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। जब वो सूख जाता है तो हमें एक वाइट सी अपीयरेंस दिखती है अपनी वॉल पे, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और जो मार्बल है उसका फॉर्मूला भी है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। अनदर एग्जाम्पल ऑफ जो है वो कम्बिनेशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल। तो बर्निंग ऑफ कोल क्या होती है? कोल आपको पता है कार्बन होता है। जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ जो है वो कम्बिनेशन रिएक्शन है। आगे है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। ये 2H2 प्लस O2 मिलके जो है वो वाटर बना रहे हैं, ठीक है। आगे है रिएक्शन इन विच हीट रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कम्बिनेशन रिएक्शन तो हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है, साथ में क्या निकल रहा है? हीट निकल रही है। तो अगर ऐसी प्रोसेस जिनमें जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट की कम्बिनेशन से, ठीक है, और साथ में हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो जैसे ये आपकी कम्बिनेशन रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में हीट निकाले, तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन है और साथ में कम्बिनेशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है क्योंकि हीट जो है वो रिलीज हो रही है। इसी प्रकार जो है वो जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, साथ में क्या निकलेगा, हीट निकलती है, आपको पता है बर्न होने से। तो ये भी जो है वो एग्जाम्पल है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ये कम्बिनेशन रिएक्शन है लेकिन साथ में जब हीट निकल रही है तो हम इनको एक्सोथर्मिक कम्बिनेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। आगे है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, जब नेचुरल गैस बर्न करती है आपकी, ठीक है, तो क्या होता है, नेचुरल गैस आपकी पता है आपको मीथेन होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर करती है, ठीक है, साथ में क्या करती है, हीट रिलीज करती है मीथेन गैस। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल क्या है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन जनरल मैं आपको बताऊं, इनहेल सांस लेना और सांस छोड़ना, लेकिन उस प्रोसेस में जो है मेनली क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनकी ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, साथ में जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो एनर्जी भी जो है वो एक प्रकार की क्या है, हीट है। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी है, दो रिएक्टेंट मिलके देखो प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन जब साथ में हीट रिलीज होगी तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, आगे है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इंटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, कि जब डिकम्पोजिशन होती है वेजिटेबल्स की और खाद उनसे बनती है तो भी क्या होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो भी एक एग्जाम्पल है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। तो जैसे बर्निंग हमेशा ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी क्योंकि बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, साथ में जो है वो हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी, और रेस्पिरेशन भी जो है वो आपकी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें भी जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो पेपर में आपको क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शंस आएंगी, जैसे हम अगली वाली रिएक्शंस पढ़ेंगे ना अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आप अच्छे से डिफरेंस कर पाएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन और अदर रिएक्शंस में। ठीक है, तो वहां से आपको 4 ऑप्शंस में से जो है वो टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो छांटना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे नाम बता रहा है डीकम्पोजिशन का मतलब जनरली होता है टूटना, जब कोई चीज ब्रेक डाउन होती है, डीकम्पोज होती है। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें जो है वो सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन, क्योंकि डीकम्पोजिशन का मतलब ही क्या होता है, ब्रेक डाउन, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है सिंपलर प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ये एग्जांपल लिया है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैं ये, ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैं 2FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैं। ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन करते हैं तो ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। तो ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो है वो ये डीकम्पोज हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आपका लाइमस्टोन है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो ये जो लाइमस्टोन है इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट जो है वो हीट से जो है वो डीकम्पोज हो जा रहा है, प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो ये एग्जांपल है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जब हम रिएक्टेंट को हीट करते हैं। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही थी, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था और हीट रिलीज कर रहा था, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। यहाँ पे हमें इस रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए जो है वो हीट देनी पड़ रही है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो जैसे
क्विक लाइम इज यूज टू प्रिपेयर सीमेंट। ठीक है, आपसे पूछें, एक तो सीमेंट का फार्मूला क्या होता है वो पता चल गया आपको, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और क्विक लाइम इज यूज टू प्रिपेयर सीमेंट। ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए जो है वो क्या यूज होता है, तो वो होता है आपका क्विक लाइम। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction। ठीक है, जब हम हीट करते हैं रिएक्टेंट को, ठीक है, तब उसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी बोलते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हीट हमें देनी पड़ती है रिएक्टेंट को। तो और एग्जांपल इसके हम करें, जैसे लेड नाइट्रेट है, उसको हीट कर रहे हैं तो वो लेड ऑक्साइड और जो NO2 गैस बना रहा है वो मिलती है हमें ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में, फेम्स नहीं है, ये है फ्यूम्स। तो अनदर एग्जांपल हैं ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, लेड नाइट्रेट है आपका, उसको हीट कर रहे हैं हम तो लेड ऑक्साइड बन रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो गैस रिलीज हो रही है। तो किस फॉर्म में हो रही है, ये जो फ्यूम्स दे रही है हमें ब्राउन फ्यूम्स, साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज कर रही है। नेक्स्ट है, जब सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में जो है वो टूट जाता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, दैट इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, आगे है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी आपका सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा और सिल्वर और ये ब्रोमीन गैस जो है वो बनाएगा। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, तो ये वाली रिएक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी जो है रिएक्शन जो है या कौन सा जो है केमिकल कंपाउंड यूज होता है, तो दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। जब पुराने समय में, अब तो काफ़ी डिजिटल ज़माना आ गया है, ब्लैक एंड वाइट फोटो निकलते थे तो वहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड का सोल्यूशन यूज़ करते थे। ठीक है, और उससे वो जो है वो निकालते थे, वो जो रोल होता था उससे पिक्चर्स, और उनको धूप में सुखाते थे। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्यूशन जो है वो यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, और ये एग्जांपल्स हैं आपके सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। नेक्स्ट है, decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactant. Reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reaction। जो मैंने आपको पहले बता दिया कि decomposition reaction में अगर हमने रिएक्टेंट को तोड़ना है तो हमें एनर्जी चाहिए हीट की फॉर्म में या लाइट की, सनलाइट की फॉर्म में। आपने सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शंस पढ़ी, कईयों को हमने डायरेक्ट हीट किया जैसे फेरस सल्फेट क्रिस्टल थे। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें ब्रेक करने के लिए रिएक्टेंट्स को। तो इसका मतलब है कि हम एनर्जी दे रहे हैं रिएक्टेंट्स को, तब वो ब्रेक होके जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो हमने 2 रिएक्शंस पढ़ ली। ठीक है, पहली पढ़ी हमने कम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें अगर हीट एनर्जी निकले तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दूसरी हमने पढ़ी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जिसमें रिएक्टेंट जो हैं वो ब्रेक होकर जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं, और साथ में जो है वो क्या करते हैं, हमें उनको हीट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि तभी वो जो है वो ब्रेक होंगे, तभी वो टूटेंगे, जब उनको एक्स्ट्रा एनर्जी हम देंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में जो है वो एनर्जी चाहिए होती है, तो ऐसी रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में, जब मैंने रिएक्टिविटी सीरीज करवाई थी मेटल की, तो भी करवा चुकी हूँ। तो अब आपने अगर दोबारा से देखनी है तो आप मेटल्स नॉन मेटल्स में देख सकते हैं उसको। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? The reaction in which one metal displaces another from its salt are called displacement reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मेटल दूसरी को जो है वो डिस्प्लेस करती है उसके सॉल्ट से, तो ऐसी रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब कौन सी मेटल जो है वो दूसरी मेटल को उससे सॉल्ट से जो है वो डिस्प्लेस करेगी, उसका पता चलेगा हमें रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर होगी, ठीक है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी।
ठीक है, तो वो दूसरी वाली मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में उससे नीचे आएगी उसको आसानी से जो है वो डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, तो ये मैं रिएक्टिविटी सीरीज आपको करवा चुकी हूँ। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, तो आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर देगी इसके सॉल्ट को और खुद आ जाएगी इसके पास और फेरस सल्फेट सॉल्ट बना देगी और कॉपर को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। एक और एग्जांपल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, ठीक है, कॉपर सल्फेट से। तो जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर दे रहा है कॉपर को, खुद जिंक सल्फेट बना दे रहा है और कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, तो ये होती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ही कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से जो है वो डिस्प्लेस कर सकती है। ठीक है, कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, तो ये भी मैंने आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में बताया है कि फिजिबिलिटी का मतलब यही है कि जब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी तो ही वो उसके सॉल्ट से जो है वो कम रिएक्टिव मेटल को जो है वो डिस्प्लेस कर पाएगी, अदरवाइज रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो होता है आयंस जो है वो डिस्प्लेस होते हैं। तो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? The reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। यहाँ पे क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, देखिए आप क्या हो रहा है, पढ़िए। देर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स, ठीक है, बिटवीन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बीच में आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। जैसे ये आपके पास दो रिएक्टेंट हैं Na2SO4 एंड BaCl2। अब इनके पास क्या आयन है, जो आपका सोडियम सल्फेट है उसके पास सल्फेट आयन है और बेरियम क्लोराइड के पास क्लोराइड आयन है। तो ये जो है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है, एक्सचेंज हो जाएंगे ये आयन्स एक दूसरे के पास। ठीक है, तो Na2 यहाँ आ जाएगा और सल्फेट जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ आयन्स जो एक्सचेंज हुए, दोनों में क्या हुए, आयन्स एक दूसरे के साथ चेंज हो गए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें जो है वो आयन्स जो है वो रिएक्टेंट्स के बीच में जो है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और अपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आयन एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक मेटल, ठीक है, दूसरी मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर रही है। दोनों के आयन्स एक्सचेंज नहीं हो रही। यहाँ पे आप आयरन है और कॉपर सल्फेट है, तो आयरन ने जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्ट को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, खुद आ गया सल्फेट के साथ बनाने को सॉल्ट। ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वहाँ पे जो है वो एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं हो रही, क्योंकि एक मेटल के पास आयंस नहीं है, यहाँ पे आयरन के पास नहीं है। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, दोनों के पास जो है वो रिएक्टेंट्स के पास जो है वो आयंस होंगे और वो उनको एक्सचेंज कर लेंगे। आगे है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं? ऑक्सीडेशन में जनरली आपको बताऊं, देखो जो रिडॉक्स रिएक्शंस है उसमें हम बहुत सारे फिनोमिने पढ़ेंगे, वो एक अलग चैप्टर है। यहाँ पे सिर्फ हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आपने याद रखना है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड व्हाट इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दो फिनोमिने आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिडक्शन होती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन गेन करता है किसी रिएक्शन में, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो आपने याद रखना है इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन it is said to be oxidized. Next है if a substance loses oxygen during a reaction it is said to be reduced. अगर कोई substance ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ठीक है, तो मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, यही होती ना ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे जो ऑक्सीजन गेन कर रहा है कि वो क्या है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया।
अगर कोई सब्सटेंस लूज करता है ऑक्सीजन को तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, और हम बोलेंगे वो सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस्ड हो गया जब उसने ऑक्सीजन लूज की। तो चलो हम एग्जांपल से इसको चेक करें। देखो ये कॉपर ऑक्साइड है CuO प्लस H2O, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बना रहा है Cu प्लस H2O। तो आप इस रिएक्शन को देखें क्या हुआ। पहले जो है कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, अब उसने क्या कर दी, ऑक्सीजन दे दी है ना, यहाँ पे अकेला ही आ गया वो, और H2O ने यहाँ अकेला था, यहाँ पे उसके पास ऑक्सीजन आ गई। तो यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हुई, लेकिन कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन सा रिड्यूस्ड हुआ। जिस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन की वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और जिस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन लूज की वो रिड्यूस्ड हुआ। तो इन द अबव रिएक्शन कॉपर इज लूजिंग ऑक्सीजन, देख रहे हैं आप रिएक्शन में आपको दिख रहा है कॉपर इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड सेड टू बी रिड्यूस्ड। कॉपर जो है वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो इस रिएक्शन में हम बोलेंगे कॉपर इज लूजिंग ऑक्सीजन देन इट इज रिड्यूस्ड, एंड हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो आपसे इस से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि आपको रिएक्शन दी होगी और पूछा होगा कि कौन सा जो है इसमें सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है, और कौन सा जो है वो रिड्यूस हो रहा है। और ये एग्जाम्पल भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का है, क्योंकि एक जगह ऑक्सीजन लूज हो रही है और एक जगह ऑक्सीजन गेन हो रही है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से और क्लियरिफाई करें हम इसको, जैसे ZnO प्लस कार्बन, ठीक है, तो Zn जो है वो ऑक्सीजन लूज करके Zn बन रहा है, तो Zn आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन गेन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कार्बन आपका ऑक्सीडाइज। तो लिखा हुआ है Zn इज रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ना फिनोमिना अच्छे से समझने पड़ेंगे अपने माइंड में कि कौन क्या होता है, फिर उसके बाद ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट है MnO2 प्लस 4HCl, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, MnO2 के पास ऑक्सीजन थी, बड़ा एग्जाम्पल है ये, ठीक है, MnO2 के पास ऑक्सीजन थी, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन नहीं रही, तो इसका मतलब हुआ इसने ऑक्सीजन लूज कर दी, तो यहाँ पे कौन सा जो है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, Mn, ठीक है, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन के पास क्लोरीन है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गई, तो मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन की और वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो इन दिस रिएक्शन मैग्नीज इज रिड्यूस्ड एंड 4H मतलब हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज। तो ये एग्जाम्पल है आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के। नेक्स्ट है रेनसिडिटी, ठीक है, रेनसिडिटी क्या होता है, when fats and oils are oxidized they become rancid and their smell and taste change, ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम देख सकते हैं कि जो हम घर में खाना बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आप आजकल बरसात का मौसम है उसको बाहर रख दें, ठीक है, तो एक दिन के बाद वो ख़राब हो जाएगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। तो वो किसकी वजह से होगी, जो खाना हमने फैट्स और ऑयल से बनाया है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे और बन जाएंगे रेंसिड, ठीक है, इसकी वजह से जो है उनका स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो रेंसिडिटी क्या होती है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। आगे है चिप्स पैकेट्स आर फिल्ड विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब आपके चिप्स भी जो है वो फैट्स की फॉर्म है एक, ठीक है, पोटैटो वगैरह के बने होते हैं और ऑयल्स भी यूज़ होता है नेचुरली किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। तो जो चिप्स के पैकेट हैं वो फूले से होते हैं, आप सभी खरीदते हैं मार्केट से, तो क्यों फूले होते हैं, ड्यू टू नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस उनमें भरते हैं ताकि जो है वो जो चिप्स है वो ऑक्सीडाइज्ड होके रेंसिड ना बन जाए, खराब ना हो जाए, समझ रहे हैं। अगर कई बार आप देखते हैं कि वो अगर फूला हुआ नहीं होगा पैकेट, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो चिप्स पैकेट आप खरीदते हैं मार्केट से उनमें कौन सी गैस भरी होती है, ठीक है, तो उनमें भरी होती है नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी होती है, ताकि हम उनको रोक सकें उनको ऑक्सीडाइज्ड होने से। आगे है
मीथेन गैस इज ऑल्सो नोन एज मार्स गैस, ठीक है, पूछा जाता है व्हाट इज मार्स गैस। तो जो मीथेन गैस है वो मार्श गैस होती है, क्योंकि ये मार्श एरिया में जो है वो ज़्यादा जो है वो पैदा होती है। मार्श एरिया होते हैं आपके थोड़े दलदल वाले, जहाँ पानी कीचड़ वगैरह हो, ठीक है। तो मीथेन गैस इज ऑल्सो नोन एज मार्स गैस। तो व्हाट इज योर मार्श गैस? योर मार्श गैस इज मीथेन। इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, अबाउट 87% बाई वॉल्यूम। जो नेचुरल गैस है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है। तो 87% जो है उसमें जो है वो मीथेन पाई जाती है। तो नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है आपकी मीथेन गैस, जो पाई जाती है 87%। अदर सोर्सेज आर राइस, एग्रीकल्चर, लैंड, फील्ड वेस्ट, ठीक है। इसके अलावा जो उसके अदर सोर्सेज हैं वो है राइस एग्रीकल्चर, जैसे आजकल पैडी जो आपके धान के खेत हैं, ठीक है, वहाँ पे भी जो है वो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लेकिन हम कमर्शियल पर्पस के लिए उसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। लैंड, फील्ड, वेस्ट, मैंने वही बताया कि जो मार्श एरियाज होते हैं वहाँ पे जो है वो मीथेन गैस जो है वो पाई जाती है। तो आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। मेनली जो रिएक्शंस होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं: कम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको एक रिएक्शन दी होती है और ऑप्शन में पूछा जाता है कि ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे से जो है वो समझ लेना है और एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।